अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और तुम लोग जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि उसके ज़रिए से अल्लाह के अपने दुश्मनों को और उनके दूसरे आदा को खौफज़दा कर दो, जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काकूल अकेडमी में अपने खिताब के दौरान किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सूरह अनफाल की रोशनी में पाक अफवाज की जंगी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही भारत को पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की भी पेशकश की। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर पाकिस्तान और मुसलमानाने बरसगीर के लिए दो कौमी नजरिए की अहमियत वाजे कर दी। नई दिल्ली के ऐवान इक्तदार पर जहनी मरीजों का टोला हुक्मरानी कर रहा है और भारतीय मीडिया के स्टेज पर जोकरों का नाच चल रहा है। मोदी, अमित शाह, राजनाथ एंड कंपनी और उनके गोदी मीडिया ने पहलगाम में 26 सयाहों की हलाकत का इल्जाम बिला तहकीक पाकिस्तान पर लगाया। पाक भारत दरियाई पानी की तकसीम का 65 साल पुराना सेंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया और नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकियां दी। मोदी एंड कंपनी शायद भूल गई कि पाकिस्तान एक मुअस्सर एटमी कुव्वत है, जिसका असलहा खाना 9 मुहलिक तरीन जौहरी मिसाइलों से सजा है, और ये मिसाइल किसी त्यौहार या शब बारात पर आतिशबाजी के लिए नहीं रखे हैं। दुनिया के ये मुहलिक तरीन मिसाइल बतौर खास अपने दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार किए गए हैं। पहलगाम वाक़या दर हकीकत भारतीय सिक्योरिटी की नाकामी से ज्यादा और कुछ नहीं। 26 सयाहों की हलाकत पर भारतीय हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोदी हुकूमत की सिक्योरिटी हिकमत अमली को मुसलसल निशाने पर रखा हुआ है। करोड़ों इंडियंस मोदी एंड कंपनी से जानना चाहते हैं कि दुश्मन को घर में घुसकर मारने का बयानिया बनाने वाली भारत की बहादुर सेना पहलगाम में दहशतगर्द हमले के वक्त कहां छुपी हुई थी। हमला आवरों को कामयाब ऑपरेशन के बाद जाए वारदात से इतने इत्मीनान से फरार का मौका किसने फराहम किया था? रॉ के इंटेलिजेंस जराए हमले का पेशगी थ्रेट देने में क्यों नाकाम रहे थे? कोई शक नहीं कि पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसका एक सबब जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक महाज पर मोदी सरकार की सियासी तन्हाई है। पहले श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर मालदीव और अब बांग्लादेश भारतीय हिसार तोड़कर चीनी कैंप का हिस्सा बन चुके हैं, और भारत हमेशा की तरह अपने जख्म का कसूरवार भी पाकिस्तान को ही करार देता है। आज के प्रोग्राम में हम भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोस्टमार्टम करेंगे, पाकिस्तान पर हमले की भारतीय धमकी की हकीकत बेनकाब करेंगे और आलमी बैंक की गारंटी के साथ तय पाने वाले आबी मुआहिदे की यकतरफा मुअत्तली का कानूनी जवाब भी ढूंढेंगे। यही नहीं बल्कि चीन के इलाके तिब्बत से निकलने वाले झेलम, चनाब और सिंध दरियाओं पर भारत के इख्तियार की हकीकत भी वाज़े करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल रज़ा मोहम्मद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े में मुलव्विस होने के भारतीय इल्ज़ामात ने जनूबी एशिया में एक जो सियासी टेम्परेचर है इसको गैर मामूली हद तक बढ़ा दिया है। 300 से ज़्यादा एटमी हथियार रखने वाले पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के तनाजुर में पहली जौहरी जंग के आसार भी नज़र आ रहे हैं। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इंडिया के इस झूठे प्रोपेगेंडे के पीछे उसके मकासद को देखना होगा। मैं समझता हूँ कि उनके 4 बड़े मकासद थे और हैं। पहला तो ये है कि वो पाकिस्तान और कश्मीरियों को बदनाम करना चाह रहा है। वो उसका एक डिफ़ॉल्ट मोड है। कश्मीरियों को खुसूसन वो दहशतगर्द साबित करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पे वो अपने आप को बहुत सिक्योर साबित करना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत इनसिक्योर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे उसकी 7 लाख फौज मौजूद है और वो उसका जो टोटल डिफेंस बजट है $75 बिलियन, उसका 3/4 हिस्सा वहाँ पे कश्मीर में इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन हेल्थ कश्मीर है, उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना बनाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा उसका जो मकसद है वो अपने वोट बैंक को कायम रखना, उसको बढ़ाना। आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे वो जीतना चाहते हैं और वहाँ पे उसकी मकबूलियत नहीं है। वहाँ पे जलसे में जाके उन्होंने इस बात का जिक्र किया और कश्मीरियों पे जुल्म ढाने का भी जिक्र किया कि उनके घर मसवार कर दिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा उसका मकसद था
वो ये है कि पाकिस्तान की मईशत पर हमला करना और उसको दहशतगर्दी के इस वाक़े को जवाज़ बनाना, ठीक है, और ख़ास तौर पे हमारे ज़राअत को निशाना बनाना। तो पाकिस्तान उनके ये मकासद जो है ना कभी भी पूरा नहीं होने देगा। और हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको बताया है कि वो हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को वो बलूचिस्तान में भी टारगेट कर रहा है। सीपेक के ऊपर बार बार दहशतगर्दों के हमले हो रहे हैं और वहाँ पे उसको ये भी मालूम है कि सेंडक प्रोजेक्ट है, रिकोडिक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ने से रोकना चाहता है। ये मेरे ख्याल में ये उसके मज़मूम इरादे हैं। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम परमानेंट मेंबर्स को समझना चाहिए कि अगर इस खत्ते में वो अमन चाहते हैं तो इंडिया के इन इरादों को उनको जो है उनसे रोकना होगा और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको एक गैर जानिबदार शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की है। बिल्कुल। और ये मेरे ख्याल में कि अगर यूएन की किसी एजेंसी हो जाए तो बेहतरीन होगा, लेकिन इंडिया को इसे हमारी जो है नियति समझनी चाहिए, हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उसको फौरन इसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि पता चले कि सच क्या है और झूठ क्या है। और इसके अलावा देखें जो कंसर्न्स हैं ना हमारे, जो इंडिया के जो परसेप्शंस हैं हमारे पानी रोकने का और इंडियन मीडिया का खुसूसन जो है ना वो बड़े ही मज़ाक का खेज है। वो समझते हैं कि पानी का किसी कौम के पानी को बंद करना और उसको खोलना एक नलके की बराबर है। साहब, अब ये बात तो बहुत वाज़ेह हो गई है कि इंडिया की जानिब से ये जो तमाम ड्रामा रचाया गया है वो इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको ख़त्म करने के लिए ही किया गया था और ये जो हमला है उसको बुनियाद बनाया गया है। अब पाकिस्तान के पास भी जाहिर सी बात है कुछ ज़राए से इस तरह की मालूमात थी कि इंडिया ऐसा कुछ करने जा रहा है, क्योंकि आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं और हमने हर इंतखाबात में इंडिया इससे पहले देखा है कि मोदी हुकूमत कोई ना कोई ड्रामा ऐसा रचाती है। अब इस सूरत हाल में आपके ख्याल में पाकिस्तान किस हद तक तैयार है? देखिए पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है ना वो हर लेवल के ऊपर तैयार है। पहले तो आप देखें कि चूंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का ज़ामिन है, तो वहाँ पे उससे एक कमीशन बनवाएगा। पहले मामला कमीशन के पास लेके जाएगा, कमीशन अगर सॉल्व नहीं करता तो गैर जानिबदार आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास जाएगा। उसके बाद वो भी अगर वहाँ से कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास आप जा सकते हैं। ये दुनिया में जो जिन ममालिक के भी बड़े बड़े ये वाटर डिस्प्यूट रहे हैं, खुसूसन जो लोअर राइपेरियन कंट्रीज हैं, वो इस तरह के जो है इंस्टीट्यूशन में जाते रहे और वो हमेशा जीतते रहे अगर अपर राइपेरियन कंट्रीज ने उनके हुकूक तलब करने की कोशिश की। अच्छा, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाद आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का इशू है। वहाँ पे चैप्टर 6 या चैप्टर 7 के तहत जो है पाकिस्तान जा सकता है। और ऑब्वियसली अगर इन सब जो पैसिफिक या पीसफुल मीन्स है उससे हिंदुस्तान बाद नहीं आता तो उसके बाद पाकिस्तान जो है उसके पास बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं कि उसको हमारा पानी रोकने से वो रोक सकता है और बड़े इफेक्टिव तरीके से रोक सकता है। आपको समझना चाहिए, इंडिया को भी पता होना चाहिए कि जिस पानी को वो रोकने की कोशिश कर रहा है वो इंडियन हेल्थ कश्मीर है, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहाँ पे ऑलरेडी जो उन्होंने जो डैम बनाए हुए हैं वो कश्मीरियों से जबरदस्ती जमीन लेके बनाए हैं। उनको ना कोई खास कंपनसेशन मिली है और ना ही इन डैम्स का उनको कोई खास फायदा होता है। वो मेनलैंड इंडिया में उसकी बिजली, उसका पानी वहां पे जाता है, लेकिन इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वेस्टर्न रिवर्स है वो अगर इंडस वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट कोई भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान के पास हर किस्म का हक है कि वो उसको रोके। अच्छा, इंडिया इंडस वाटर जो रोकने की बात कर रहा है, जबकि वो पानी तो खुद इंडिया के अपने दरिया, अपने पहाड़ों से नहीं आता, वो तो तिब्बत से आता है और तिब्बत चीन का इलाका है।
तो इंडिया के पास ये इख्तियार कैसे है कि वो इस पानी को रोक सके? इस पर जैसे कि बात हम कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के हवाले से कि वर्ल्ड बैंक क्या इस सूरत हाल में कोई किरदार अदा कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी 10 साल के नेगोशिएशन के बाद जो है वो बनाया गया था, और वर्ल्ड बैंक का इसमें एक खुसूसी रोल है और वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये, देखिए, इंडस रिवर की अगर आप बात करते हैं ना, जी जी। ओरिजिन चाइना है, उसके बाद जो है वो लद्दाख में से होता हुआ, जो कि फिर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, फिर पाकिस्तान में दाखिल होता है। और जो ईस्टर्न रिवर्स है वहां पे तो पहले ही उसने बहुत सारे वो डैम बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए, इनकी जो परसेप्शन है डैम्स की, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, डैम्स बनाने में वेस्टर्न रिवर्स को देखें, वहां पे पानी कहाँ से आता है? वो बारिश से नहीं आता, वो बर्फ के पिघलने से आता है, वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है, कुछ थोड़ा ऐसा वो बर्फ का भी होता है, बारिश का भी होता है। तो उसके लिए स्टोरेज के लिए मेगा डैम्स की जरूरत है, मेगा स्टोरेज की जरूरत है। और ये भी आप ध्यान में रखें कि बरसात के महीने में, मानसून में वो इतने भर जाते हैं कि छोटे डैम को भी खोलना पड़ता है। तो अगर वो इस तरह का डैम बनाएंगे, इसमें साल लगेंगे, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, और अगर फिर भी जो है वो अगर हमारा पानी रोकेंगे तो वहां पे जो है स्पिल ओवर से स्पिल आउट कर जाएगा, और वहां पे वो सारी उनकी जो है ना कोशिशें वो डूब जाएंगी, और वहां के जो लोग हैं वो भी बेघर हो जाएंगे। तो ये इनको मेरे ख्याल में बगैर किसी समझ के इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस तरह की कोशिश करते हैं तो हम तैयार हैं, उसको ये कोशिश भी नहीं करने देंगे। और इसके लिए जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, हुकूमत पाकिस्तान के अवाम और अफवाज तैयार हैं। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होगी। अच्छा, एक और भी सूरत हाल अगर हम देखें जनरल साहब, तो इस वक्त इंडिया मुख्तलिफ महाजों पर एक तरह से जंग ही कहें तो वो लड़ रहा है। मालदीव से ताल्लुकात ठीक नहीं, बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हैं, चीन के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं। अगर अफगानिस्तान की तरफ वो दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान बहरहाल पाकिस्तान का भाई है, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। इसके अलावा और बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंडिया के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर उसके अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। इन तमाम सूरत हाल में, इन तमाम हालात में क्या इंडिया एक जंग शुरू करना अफोर्ड कर सकता है, वो भी दूसरा मुल्क भी ऐसा जिसके पास एटम बम है? देखिए, कश्मीर का जो मसला है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जहाँ ये वेस्टर्न और ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये 3 न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। पहली बात तो ये कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में वो कोई चीज नहीं बना सकती, लेकिन क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने दस्तखत कर दिए तो उसने बनाने शुरू किए। उसमें एक प्री कंडीशन ये है, जहाँ इसने डैम बनाए हैं, कि वो सिर्फ बिजली की पैदावार कर सकता है, और जो पानी है वो वापस जो है उसमें डालेगा आगे से जो रिवर जा रहा है, ताकि वो पाकिस्तान उसका फायदा उठा सके। इसकी अगर खिलाफ वर्जियाँ होगी तो ऑब्वियसली फिर मैं समझता हूँ कि वो ना इसको कोई भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की जो इंस्टीट्यूशन है ना वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और ना ही मेरे ख्याल में दुनिया की कोई और जो बड़ी ताकतें हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। याद रखिए कि इंडिया का जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका अपर रैपेरियन रीजन जो है वो चाइना में है। अगर उन्होंने हमारा पानी बंद किया तो चाइना या दूसरे जो ममालिक है सारी दुनिया में ये तो एक कदर बच जाएगा। तो जो वाटर की एक्विटेबल शेयरिंग है ये इंटरनेशनल कन्वेंशन का हिस्सा है। और लेकिन सर, जिन कॉन्फ्लिक्ट्स का मैंने जिक्र किया है कि भारत के मुल्क में अपने अलहदगी पसंद तहरीकें भी चल रही हैं, जो उसके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, मालदीव है या चाइना है। तो इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या इंडिया ये जंग अफोर्ड कर सकता है? देखिए, बात ये है ना कि इंडिया तो अभी एक रोक स्टेट है, ठीक है, और कुछ और बड़े लीडरान के साथ साथ वो उसको ये मतलब कंसर्न नहीं है कि जंग अगर वो करेगा तो क्या होगा। उनकी अपनी जो रूल है उसको परपेचुएट करने की जो है ना ज्यादा फिक्र है। बिल्कुल वो नहीं अफोर्ड कर सकता। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि कश्मीर के लोग तो उसके पास रहना नहीं चाहते, उसके साथ नहीं रहना चाहते। मैं दोबारा कहूंगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि इंडिया एक रोक स्टेट है। रोक स्टेट की डेफिनेशन क्या है?
वो एक ऐसा स्टेट जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को, कन्वेंशंस को मानता नहीं है, उसको टुकराता है। उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्लेबिससिट की रेजोल्यूशन अभी तक नहीं मानी, और अब ये एक और इंटरनेशनल जो हमारी एक ट्रीटी है उसको जो है ना उसने हेल्ड इन अबेंस कर लिया। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रजा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त दोनों जंग के दहाने पर मौजूद हैं। दोनों ममालिक की दिफाई ताकत का मवाजना करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत की कोशिश होगी कि पाकिस्तान को दरियाए सिंध से एक कतरा पानी भी ना लेने दिया जाए। भारतीय वजीर आपाशी की सोशल मीडिया भड़क पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी चुप न रह सके और बोले, खबरदार, पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। हालिया वाक़यात, दो तरफा इक़दामात, दो टोक बयानात के पसे मंजर में मुस्तकबिल की सूरत गरी करें तो पाकिस्तान और भारत पानी के मसले पर जंग के मैदान में सफ़े आरा नजर आते हैं। बज़ाहिर लगता है कि पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत ने बड़ी बारीक बीनी और एहतियात से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन डिज़ाइन किया, जिसका असल टारगेट पाकिस्तान के हिस्से के 3 दरियाओं पर भारत का कब्जा जमाना है। लेकिन शायद भारत ये बात भूल गया कि पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, बल्कि एक मौसर एटमी ताकत है, जिसके एटमी हथियार भारत की निस्बत ज्यादा मौसर हैं। अब देखना यह है कि दोनों जानिब की लफ्जी गोलाबारी दो तरफा बमबारी में कब बदलती है। लेकिन इससे पहले कि मुतहारिब फौजें जंग के मैदान में उतरें, पाक भारत रिवायती और एटमी हथियारों का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक भारत जंग के नुमाया इम्कानात के पेश नज़र आपसे जानना चाहूंगी कि मुमकिना जंगी मार्का रिवायती हथियारों से लड़ा जाएगा या दोनों मुल्क अपने अपने जौहरी मिसाइलों को बारूद खाने से बाहर निकालेंगे? देखें, जो हमारे मिसाइल हैं या हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसके तो इस्तेमाल होने के कोई चांसेस नहीं है। कोई भी दो ममालिक अगर उनके पास, दोनों के पास जौहरी हथियार हों, तो वो चूँकि टोटल डिस्ट्रक्शन इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें तो उस तरह का कोई चांस नहीं है। बाकी जो स्पेस है जिसमें इंडिया कोशिश करेगा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को टच किए बगैर उसके नीचे रहते हुए जो वो काम कर सके, लाइक लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्सचेंज ऑफ फायर या छोटे मोटे पिन पिक ऑपरेशन, उसकी पॉसिबिलिटी है। या इससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर कोवर्ट ऑपरेशन करना, जिसका मतलब है कि वो टेररिज्म और उस तरह की कार्रवाइयाँ करवाए। अदरवाइज जंग में उस तरह के चांसेस नहीं है कि हम कन्वेंशनल जो है ना वो बड़े स्केल की जंग जिसमें कि मिसाइल इन्वॉल्व हैं या जो है वो जौहरी हथियार इन्वॉल्व हो जाए, वो मुमकिन नहीं। अच्छा सर, चाहूंगी कि हमारे नाजरीन को आपके तवस्सुत से पाक भारत जौहरी ताकती तवाज़ुन के बारे में कुछ आगाही हासिल हो जाए, और मजीद ये कि जदीद तरीन एटॉमिक अप्रोच पर पाकिस्तान और भारत में से किसका दावा हकीकत से करीब तर है? देखिए, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो साइज में तो इंडिया से स्मॉलर है, लेकिन टेक्निकली इंडिया से सुपीरियर है, क्योंकि इंडिया ने हमें माजी में कुछ ऐसे चैलेंजेस पोज किए जिनका जवाब देने के लिए हमें कोई ना कोई उसका हल निकालना था। तो पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियार हैं जो कि इंडिया के पास नहीं, और इंडिया को वो परेशान करते हैं। तो नंबर के लिहाज से इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम बड़ा है और क्वालिटी के लिहाज से हमारे वाला सुपीरियर है। अच्छा, भारतीय क़यादत के पागलपन ने जनूबी एशिया में बड़ी जंग का खतरा बढ़ा दिया है। जंग की सूरत पाकिस्तानी मईशत ज्यादा मुतासिर होगी या भारतीय मईशत को बहरान का सामना करना पड़ेगा? देखिए, इंशाअल्लाह ताला वो तो उस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, अगेन नंबर्स में इंडिया बड़ा है, क्वालिटी में हमारे बेहतर है। जैसे कि 2019 में 2019 में इंडिया ने कोशिश की मार्का आजमाई करने की और उसे मुंह की खानी पड़ी, और जो पाकिस्तान ने काम किया था वो बहुत बड़ा था एज कम्पेयर टू जो इंडिया ने करने की कोशिश की। तो उसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि जंगी लिहाज से ऑल्दो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि जंग ना हो, क्योंकि हमारा एक जो है वो दिफाई हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, हमने दफा करना है, वेयर एज इंडिया की जो है वो जारहाना स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। तो इंडिया की कोशिश होती है कि उसको ऐसी स्पेस मिले कि जहाँ पे वो जंग की कार्रवाई कर सके। अब इसमें होते हुए जो आपने बेसिक आपका क्वेश्चन है कि इकोनॉमी का किसका नुकसान होगा, ऑफ कोर्स इंडिया का ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे रीजन में अब ये बायलेटरल नहीं है इंडिया और पाकिस्तान,
बल्कि इस पे चाइना भी शामिल है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता इस इलाके में जंग होती है जो कि दोनों साइड अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उस सूरत में अगर पाकिस्तान को कोई धक्का लगता है तो इंडिया को ज़्यादा बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया ने चाइना का मुकाबला कर। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। पिछली दफ़ा अगर हमने एक जहाज गिराया था तो इस दफ़ा और बड़ा कुछ करने की गुंजाइश है। अच्छा सर, भारत के तमाम 400 बड़े शहर पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर हैं। भारत ने पाकिस्तान के कितने शहरों को अपने मिसाइलों के टारगेट पर ले रखा है? देखिए, मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूँगा कि हम सबको पता है कि जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक इंडिया गए थे और उस वक्त इसी तरीके का माहौल बना हुआ था, और ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, उसे कहा था कि अगर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए तो दुनिया में मुसलमान तो फिर भी बच जाएंगे बाकी मुल्कों में, लेकिन हिंदुओं जो है ना वो सफा अस्ती से मिट जाएगा, हिंदू एक भी नहीं बचे। तो इंडिया ने, जाहिर है मुझे तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े शहर हैं उनको डेफिनेटली अपने मिसाइल के टारगेट के तौर पर रखा होगा, और पाकिस्तान ने भी कोई शहर नहीं छोड़ा। तो इंडिया का नुकसान ज़्यादा बड़ा है इस तरह की जंग में पाकिस्तान की। अच्छा सालिक साहब, आपके ख्याल में पाक भारत आइंदा जंग फिजा में लड़ी जाएगी, जमीन पर मैदान सजेगा या समंदर की गहराइयों में दू बदू मुकाबला होगा? देखिए, जंग जो है वो तो जाहिर है, अगर तो हम बात करें ऑल आउट वॉर की, तो उसमें तो फिर तीनों जो हमारे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि ज़मीनी जंग भी होती है, हवाई जंग भी होती है, और समुद्री जंग भी होती है। लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार है। न्यूक्लियर हथियार जो होते हुए आज तक दुनिया की हिस्ट्री में कोई भी दो मुल्क ऐसे जिनके पास, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार थे, वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। सिर्फ एक दफ़ा न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हुए, वो अमेरिका ने इस्तेमाल किए थे जापान के अगेंस्ट। लेकिन उसमें तो ये था कि एक के पास न्यूक्लियर हथियार थे और दूसरे के पास नहीं थे। तो ये एक ऐसी मतलब ताकत है जो कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन इंश्योर करती है कि एक मारा जाएगा तो दूसरा भी मारा जाएगा। तो जो ऑथर्स हैं उन्होंने ये कहा हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो दे हैव कम टू स्टे, वो इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इस सारे पैराए में इस तरह की जंग जिसमें कि तीनों हमारे जो है वो फोर्सेस इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं तो मैक्सिमम ये देखता हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लिमिटेड लेवल पे, बहुत ही लिमिटेड लेवल पे इंडिया हो सकता है कि फायर एक्सचेंजेस करे, छोटे मोटे पिन पिक ऑपरेशन कहीं पे कहीं मतलब जो तंग करने वाले थे उस तरह की कार्रवाइयाँ करे, क्योंकि इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता कि लड़ाई उस स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे न्यूक्लियर हथियार जो है वो बीच पे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, शाइनिंग इंडिया का असल चेहरा आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, भारत पर आजकल अमरीकी थानेदार और इलाकाई ताकत बनने का खब सवार है। यही नहीं बल्कि इखलाकी दिवालियापन में गिरफ्तार, समाजी तफरीक में लुथड़े, मजहबी मुनाफरत में डूबे, नाइंसाफ़ी के बहरान में मुब्तला और तबकाती तफरीक में उलझे भारत को चमकते दमकते दिखने का भी शौक चढ़ाया है। कोई शक नहीं कि यहूद की दोस्ती और आलमी ताकत की जी हजूरी ने भारत को दुनिया में कारोबार के साथ साथ कुछ मकाम और मर्तबा भी दिलाया है। लेकिन ये मुकाम और मर्तबा भारत के आम शहरी के हिस्से में क्यों नहीं आया? $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा का GDP रखने वाले भारत के आम बासी उसकी तनुमन, खुश शक्ल, खुशगुफ्तार और खुशबाश अशराफिया के मुकाबले में इतने मैले कुचैले, इतने बदबूदार और इतने भूखे पेट क्यों हैं? भारत के गरीबों और मुफलिसों को भारत की कौमी दौलत से कौन महरूम कर रहा है? कौन है जो 65 करोड़ से ज्यादा आम भारतीय को साफ पानी तक रसाई नहीं दे रहा और ना ही टॉयलेट का रास्ता दिखा रहा है? शानदार पैकिंग में मलफूफ शाइनिंग इंडिया अंदर से चाके गिरेबां भी है और हाल से बेहाल भी। और हकीकत ये है कि खत्ते में अमरीकी थानेदार बनने का शौक और पड़ोसी मुल्कों में मुदाखलत का खब भारत को अपने इंटीरियर से गैर मुतालिक कर चुका है। 4 दर्जन से ज्यादा अलहदगी की तहरीकों के तनाजुर में भारत के मखदूश मुस्तकबिल को जेर बहस लाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर शाहिद कयानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कयानी साहब आपके वक्त का। गैर समाजी और तबकाती डोर में उलझी तर्ज फ़िक्र ने भारत को हिंदू अक्सरियत और अक़लियत में तकसीम कर दिया है
50 से ज्यादा अलहदगी की तहरीकों के तनाजुर में भारत के मुस्तकबिल की सूरतगरी कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जो लेटेस्ट जो अभी जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है, तब से कोई ना कोई सरप्राइज नेबरिंग कंट्रीज को मिलता रहा है। वो इंतहा बिल्कुल। पसंदी है उनकी। हालांकि हिंदुस्तान के लोगों को उनकी सपोर्ट भी हासिल है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। हम्म। लेकिन लीडर का काम होता है कि अपने जो जो आपके हमसाया मुल्क हैं, स्पेशली इसके ऊपर आप अपनी लीडरशिप दिखाएं, उनको गाइड करें। बिल्कुल। आज ये जो वाकया हुआ, उसकी पाकिस्तान की हुकूमत ने मजम्मत की है और अफसोस किया है कि इतने जो जाने ज़ाया हुई हैं। हम्म। आप देखें कि पीएमए में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के पासिंग आउट पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी हम तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल। यही होना भी यही चाहिए कि हिंदुस्तान ने पहले भी पुलवामा में जब ये हुआ था वाकया 2019 में, उस वक्त भी इन्होंने एक अजीब और गरीब तरीके से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और फिर अपनी एयरफोर्स भेजी। वो जहाज थे, सारे जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए। नेचुरली स्पीकिंग, आपने सॉवरेंटी को वायलेट किया बगैर पूछे समझे। हम्म। आज भी यही है। आज जरा ये है कि इन्होंने बहुत सारे इकदाम ऐसे किए हैं जो जिसको आप अगर आप समझे तो इमेच्योरिटी है लीडरशिप की। वजीर आजम मोदी साहब को सोचना चाहिए कि भाई आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो यार आप सामने लेकर आए। बिल्कुल। अब इस वक्त देखें कि ईरान के वजीर खारजा और सऊदी वजीर खारजा ने दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजीर खारजा से टेलीफोन पे बात भी की है हम्म। और टेम्परेचर को कम करने की पर उन्होंने जोर दिया है। बिल्कुल। हमारी तरफ से तो जो इकदाम हमने किए हैं वो एक रिस्पॉन्ड किया हमने, जो हिंदुस्तान ने किया था। और हमने कोई जंग की बात नहीं की, लेकिन सिर्फ ये भी जरूर ये कहा हमने कि अगर आपने जहारियत की तो उसका हम बिल्कुल मुंह उसका हम जवाब देंगे, जो बिल्कुल सही है, जो एक तरीका है। आपके अवाम भी यही चाहेंगे कि जंग ना करें, लेकिन अगर कोई इस किस्म के वो इकदाम उठाते हैं तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान को सोचना चाहिए। अभी अगर पुलवामा के वक्त देखें तो उस वक्त भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, उस वक्त भी प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत थी। प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैनोई वियतनाम में थे जब पुलवामा का वाकया हुआ। फिर उन्होंने उस वक्त अपने वजीर खारजा जो थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा कि दोनों हुकूमतों से बात करो। और अब पता चलता है कि उस वक्त चीन, रूस और अमेरिका तीनों इस काम में पड़ गए बिहाइंड द सीन्स और जाकर उन्हें टेम्परेचर को लोअर किया। अब मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है ये कि इस वक्त सऊदी अरेबिया और ईरान ने जो अपने इकदाम लिए हैं बड़े अच्छी हैं, हम उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेम्परेचर लोअर करने के लिए इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन को अपना क्या कहते हैं कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन शाहिद बिहाइंड द साहब, सीन्स जो बात डोनाल्ड करनी ट्रंप का पड़ेगी। रिसेंटली बयान और सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भी मेरे करीब है, इंडिया भी मेरे करीब है और ये दोनों ममालिक के जो रहनुमा हैं वो आपस में इस मामले को सुलझा लेंगे। आपके ख्याल में क्या वो जानबूझकर इस मामले में भी नहीं आना चाह रहे? लेकिन उन्होंने बड़ी वो आप ये अजीब देखे ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के मुतालिक आप कुछ भी नहीं कह सकते। कभी वो टैरिफ एक तरफ करते हैं फिर उसको विड्रॉ कर जाते हैं, उनकी कुछ समझ नहीं आती। अभी उन्होंने कहा ये तुझे 1500 साल पुराना ये वाकया है, ये डिस्प्यूट है कश्मीर का। अब उनको कोई बताया जी कि 1500 साल पहले तो ये कश्मीर का जो था इस किस्म की चीज ही नहीं थी। तो अब ये है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर वो एडवाइस लें अपने स्टेट डिपार्टमेंट से और दूसरों से, उनको यही कहेंगे कि वो अपना रोल अदा करें एज ए सुपर पावर और ऐसा मुल्क जिनका दोनों मुल्कों के साथ, पाकिस्तान और अमेरिका के साथ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अपना रोल अदा करें। उनको कहें कि जी रीजनल जो पीस है इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। अच्छे भले तरीके जो ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान अरसा दराज से 5-6 सालों से नहीं बातचीत कर रहे, चले वो इस वक्त तब वो भी ठीक नहीं है। लेकिन साथ ये कर देना कि जी अब हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ठीक नहीं है। ये देखें, आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए कि अपना वो, मैं समझता हूँ अपना एमएसरी भेजे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आए टेम्परेचर कम करने की, उनको बताया जाए स्पेशली इंडिया को कि आपने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन की है जिसके गारंटर्स अमेरिका भी और वर्ल्ड बैंक भी है। बिल्कुल। आप इस किस्म की कोई इकदाम नहीं उठा सकते जिसमें अवाम को नुकसान पहुंचे।
तो ये बड़ा बड़ा जरूरी है इनको बताना। ऐसे बैठकर आपने ये एक अनाउंसमेंट कर दी, ये ठीक नहीं है। बॉर्डर्स बंद कर दिए, अवाम को कहा जो लोग वहां गए हैं ये निकल जाएं यहाँ से। इधर से जो सफारतकार है उनको भी कहा कम कर दें। लेकिन हमने इसमें पहला एक इकदाम बड़ा ये नहीं हाथ उठाया, इसमें हम तो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल हाथ स्टेट के आप मुताबिक काम किए है। इंडियन मीडिया का नहीं देखते, जो कि जंग के माहौल को हवा दे रहा है और जो इस तरह की खबरें चला रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी जाए या मिटा दो हटा दो जैसे बयान दे रहा है। इंडियन मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल देखा जा रहा है। लेकिन जी मैं तो हैरान होता हूँ कि इंडिया जो अपने आप को एक बड़ा डेमोक्रेटिक और इकोनॉमिक पावर अपने आप को कहता है, और उसकी जो ये मीडिया है वो इतनी इमेच्योर है। तो आप अंदाजा लगाएं जिस तरीके से उनकी औरत और मर्द जो वहां पर बैठे होते हैं एंकर्स, इस तरह गुस्से से बोल रहे होते हैं जिस तरह पता नहीं कि इनकी किसी फैमिली को किसी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे ही है। बजाय ये अपनी लोगों को एजुकेट करे, उसके एजुकेशन का तरीकाकार हुकूमत करेगी। हुकूमत का काम है कि अपने ये जो जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया और जो ये दूसरी मीडिया ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, है कि भाई ये ना करें, ये आपका काम नहीं है, ये हम हैं जो इकदाम लेंगे। लेकिन ये लोगों को फिर आप पता क्या करेंगे। अब मुसीबत ये है कि लोगों को ऐसे स्टेज पे ले आएंगे कि जब अगर जो अब मेरी ओपिनियन ये कि जंग नहीं होनी, ये मैं बता दूं आपको। दोनों एटमी ताकतें हैं, दोनों ये रिस्क ले ही नहीं सकती। जब आप इतना हाइप ले जाएंगे लोगों को, इंडिया के लोगों को, बाद में कुछ नहीं होना, जिस तरह वो मार पड़ी थी पुलवामा में वो हुआ, तो फिर अवाम को क्या जवाब दे होंगे आप। तो ये मीडिया इतनी इमेच्योर है, हैरान होता हूं मैं। इतने पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हुए मीडिया में और इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब हुकूमत को लगे हुए कि जी आप जंग करें, फिर जंग से निकलना क्या है मुझे ये बता दें। प्रूफ आपके पास नहीं है कि हमारे लोग वहां से इन्वॉल्व थे। अब आप देखें, मैं वीडियो देख रहा था, कई हिंदुस्तानी लोग जो है कश्मीर के अंदर बैठे हुए, वो ये कहते हैं कि जी कि अगर 7 लाख फौज आपने रखी थी, किस लिए रखी हुई थी, बिल्कुल ये कैसे सवाल लोग तो अंदर उठाया घुस जा गए। रहा है। ये भी चीजें हैं, ये किसका इसका जवाब क्या देंगे। मैं अभी एक और बात कहूंगा कि ये मसला जो है तो बहुत ही सीरियस। दोनों ये तीनों जो बड़े ममालिक हैं, इसमें मैं अमेरिका है, रूस और चीन है, ये अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन ये मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को फेस सेविंग देनी पड़ेगी ताकि अपने अवाम को जवाब दें हो कि भाई मामला कम किया गया है, टेम्परेचर लोअर किए गए हैं, ये कैसे इसमें से निकलेंगे। ये एक सोचना पड़ेगा कि भाई क्या किया जाए। ये एक ऐसा जिसके अंदर ऐसा रोल हो पर इनको भी आपकी फेस फेस सेविंग वाले बात पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार हुआ था, तो क्या इंडिया एक मर्तबा फिर से फेस सेविंग के लिए महदूद हमले जैसी हमाकत कर सकता है? लेकिन जी मुल्क के, मैं समझता हूँ कि शर पसंद हर तरफ हैं। अभी हमारे पास तो प्रूफ है कि BLF को और दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमों को हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया, कोई शक नहीं है। उनका एक बंदा हमने, नेवी का अफसर पकड़ा हुआ है हमने, और अरसद से है। दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान के ऊपर तो प्रूफ है, कनाडा और अमेरिका के अंदर जो इन्होंने दहशतगर्दी की है और उनके अपने सिखों को मारा है और वो पकड़े भी गए हैं। अमेरिका ने और कनाडा ने इनके साथ बातचीत हो रही है इनकी इस मुतालिक। हमारा तो इस किस्म में कोई रोल अदा नहीं किया गया कि हमने बाहर जाके लोगों को मारा हो। दहशतगर्दी का तो हम शिकार हैं। बिल्कुल। आप पता है लोग क्या समझते हैं, हम बता रहे हैं 40 साल से हैं हम, जब से रूसी सोवियत फोर्सेस अफगानिस्तान में गई, फिर जो 2-3 जंगें हुई, हम तो मार खा रहे हैं। अवाम हमारी पिस रही है, 80-90 हजार बंदे हमारे मर गए, इकोनॉमी में हमारा नुकसान हुआ। हम हमारा कोई रोल अदा नहीं करते इसमें दहशतगर्दी के अंदर। हमें तो अब तो खुद हम विक्टिम्स हैं। तो ये बड़े ममालिक को, इस बड़े जो लोग मुल्कों को सोचना पड़ेगा कि भाई आप बताएं इसमें रोल है किसका। इनको फेस सेविंग क्या देनी पड़े। आप ये समझते हैं कि ये अंदर हो सकता है कि ये कोई ऐसी किस्म की चीज करी जैफाबाद के वो जो रेलवे का जो इशू हुआ था, तो ये हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। और हमारी आवाम को मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी करके इनके किसी कि वो ना आए, ये इस किस्म के जो ये सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस भेजते हैं, इनको ना समझे, अपनी हुकूमत की तरफ देखें। वो देखें कि वो जो क़यादत है, फौजी और सियासी क़यादत, वो क्या कह रही है। बिल्कुल, ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल ना अभी एक और चीज, अगर इंडिया इतनी बड़ी अपनी इकोनॉमी कहता है कि है, ये उनके लिए नुकसानदेह होगा करके उन्होंने यहाँ पर कोई मसला क्रिएट किया, तो पाकिस्तान जवाब ऐसे तो नहीं बैठा रहेगा। बिल्कुल
तो ये बड़े, और फिर रीजन के लिए कितना इसके मसले मसाइल खड़े होंगे ऐसे वक्त में, जहां पर आप देखें कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, न्यूक्लियर इशू के ऊपर बातचीत हो रही है, वहां जहां टेररिस्ट के ऊपर एक इतनी बड़ी जंग जारी है, जो वर्बल जंग है, इसके अंदर ये इसको लेकर आना। और आप सोचें कि अजीब और गरीब तमाशा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट साहब वहां पर हैं और ये इंसिडेंट खड़ा हो जाता है। ये मिसकैलकुलेशन की है हिंदुस्तान ने। पहले भी जो पुलवामा में, आगे भी जो इंसिडेंट्स हुए, उसमें उनमें नजर आता था कि हिंदुस्तान जो है उसका हाथ था, अभी भी उनका हाथ है। तो किसको जस्टिफाई करेंगे? ये बाद में कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा आपको कि ये हिंदुस्तान इन्वॉल्व था, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व थी। अच्छा शाहिद साहब, यहाँ पे मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगी कि आलमी मीडिया ये जो बगैर सबूत और शवाहिद के इंडियन मीडिया की जानिब से और भारतीय हुकूमत की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी पर एक तो सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो आलमी सिफारती चैनल्स हैं वो इन इल्ज़ामात को किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो अगर आप मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स देखें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें, उस वक्त तो आजकल क्या हो रहा है, आज देखें, जब से पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है, उनके पास तो ये जो हिंदुस्तान ने एक शोशा खड़ा किया है, उनके पास तो इनके का वक्त ही नहीं है जी। बिल्कुल कोई नहीं दिखा रहे, एक जिक्र भी नहीं है। लेकिन प्रिंट मीडिया के अंदर बिल्कुल आ रहा है और काफी तशवीश है कि यार ये दो ममालिक क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, किसी ने भी हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया उनकी इस नैरेटिव को कि जो पाकिस्तान ने करवाया। मैंने तो नहीं देखा किसी जगह पर भी। अच्छा। ये भी इनकी फेलियर है इंडिया की, बिल्कुल कि भाई ये हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसी मीडिया ने इसको, मैं अभी डॉइच टीवी है, बीबीसी है, CNN मैं देख रहा हूँ, ये 3 बड़े चैनल्स हैं, और TR जो टर्किश है वो भी मैं देख रहा हूँ, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। अखबारों के अंदर आ रहा है, लेकिन किसी के अंदर मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में तशवीश जरूर है, लेकिन इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कि हाँ जी पाकिस्तान ने ये करवाया। तो ये भी इंडियन नैरेटिव की फेलियर, इंडियन हुकूमत की फेलियर है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कयानी साहब, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, भारत की जानिब से जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत जल्द इसका असल चेहरा भी दुनिया के सामने आ जाएगा। आज के प्रोग्राम में हमने मवाजना करने की कोशिश की है कि भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सूरत हाल क्या है और आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।